प्रिय विद्यार्थियों, आज से 200 साल पहले यूरोप में एक ऐसी युगांतकारी घटना घटी जो विश्व इतिहास में महान फ्रांसीसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः 18वीं शताब्दी का यूरोप का इतिहास एक देश, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास है। वह देश था फ्रांस, वह घटना थी 1789 की क्रांति और वह व्यक्ति था नेपोलियन। धन्य हैं वे लोग जो उस युग में सांसें ले रहे थे। उस महान क्रांति की घटनाएं आज भी संसार को प्रभावित कर रही हैं। उस दौरान अनेक ऐसी बातें हुईं जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से भावी समय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्रांति एक नए युग का सूत्रपात थी। जो फ्रांस इतिहास की अंधेरी गुफाओं में खो जाने के लिए अभिशप्त था, उसे इस क्रांति ने समस्त यूरोप की गौरव गाथा का नवीन सूत्रधार नियत किया और ये अभागा देश अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर हुआ। उस युग के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने इसे गहरी नींद से जगाया और खून की नदी में नहाने वाले दुस्साहसी क्रांतिकारियों ने इसे नियति के क्रूर पंजों से छुड़ा लिया। इस तरह बेचारा फ्रांस विस्मृति के सागर में डूबकर इतिहास की शांत कब्रों में दफन होने से बच गया और आज सगर्व जीवित है। मेरे विद्यार्थियों, कहानी यूं शुरू होती है कि एक था राजा लुई और उसकी एक फैशन परस्त रानी थी मैरी आंतुआनेत। राजा को सनक थी पुराने तालों को बनाने तथा महल की खिड़की से शिकार खेलने की, और रानी को बीमारी थी दिन रात सजने की। यह लुई 16वां उसी बूर्बों वंश का था जिसमें आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ कहने वाला शानदार सम्राट लुई 14वें द ग्रैंड मोनार्क का जन्म हुआ था। जब राजा रानी ऐशो आराम में खोए थे तो उनकी गुलामी की जिंदगी जी रही जनता भूखी नंगी दर्द से तड़प रही थी। आखिर एक दिन वह रोती गाती पागल होकर सड़कों पर निकल आई। उसने अजेय बास्तिय के शस्त्रागार को लूट लिया, उसकी ईंट से ईंट बजा दिया, वेरसाइये के राजमहल पर टूट पड़ी और राजा रानी को खींचकर गिलोतीन पर मौत के घाट उतार दिया। फिर खून की ऐसी होली खेली कि उसमें एक एक करके सारे क्रांतिकारी डूब गए। लेकिन आखिर ये सब हुआ कब, क्यों और कैसे? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्रांति हुई क्यों? 16वीं और 17वीं शताब्दी में फ्रांस का मध्यम वर्ग सचेतन हो चला था क्योंकि वह व्यापार में जुटा हुआ था, लेकिन राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता चला गया और राज परिवार व कुछ कुलीनों के हितार्थ ही रह गया था। मध्य यूरोप में तो प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फ्रांस की यथास्थिति नहीं टूटी। इसी पुरातन व्यवस्था आशिया रिजीम से क्रांति के बीज जन्मे। पूर्वों वंश अपने अतीत में खोया था, वह न पुराना भूलता था न ही नया सीखता था।
They never forget anything, they never forgot anything, they never learned anything. लुई 14वें के मरने के समय अपनी असफलता की अनुभूति हुई थी। फेनेलो ने कहा था कि लुई की नीति ने फ्रांस को निर्धन बना दिया है। उसका राज्य सभी राज्यों के सभी वर्गों के विनाश पर खड़ा है। परम प्रिय लुई 15वां बियन एमे लुई, जिसने 1715 से 1774 तक शासन किया, लुई द वेल बिलवेड लापरवाह था और सप्तवर्षीय युद्ध में 7 ईयर्स वार में उसकी हार हुई। वेरसाइये का महल षड्यंत्रों का केंद्र बन गया और रखेलों की सरकार गवर्नमेंट ऑफ मिस्ट्रेसेस कहा जाने लगा। उसकी प्रेमिकाओं शातोरू, पोम्पादूर और बारी का प्रशासन पर घोर प्रभाव था। इसने भी आखिर में कहा कि मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगा, आफ्टर मी द डिलच, और उसकी मौत के 15 साल बाद वैसा ही हुआ। विद्यार्थियों, लुई 16वां 1774 से 1793 तक उस युग के फ्रांस के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। राज्य की समस्याओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह मंत्रियों को नियुक्त करता और फिर बर्खास्त कर देता था। उसमें न नेतृत्व की क्षमता थी, न निर्णय लेने की, न ही वह किसी की सलाह मानता था। अदूरदर्शी तो इतना बड़ा था कि जुलाई 1789 तक की घटनाओं को वह महत्वहीन मानता था। मारी अंतोइनेट को फ्रांसीसी, विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। माँ और भाई के बार बार मना करने पर भी वह राजनीति में दखल देती रही और वेरसाइये के बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ बनी रही। उसने उस जनता को केक खाने की राय दी जिसे रोटी भी मैसर नहीं थी। उसके षड्यंत्रों में फंसकर लुई और भी गलतियां करता चला गया। राज परिवार राजकोष को व्यक्तिगत संपत्ति की तरह मनमाना खर्च करता था। तुर्जो, नेकर और मिराबो तक की उचित सलाहों से राजा रानी की कान पर जूं तक न रेंगी। सामंत अकर्मण्य और कर्मचारी भ्रष्ट और अनियंत्रित हो गए थे। राजधानी में बस देश का राजनीतिक जीवन कैद था। लगभग पौने 200 सालों यानी 1614 से लेकर 1789 तक देश की प्रतिनिधि सभा, स्टेट्स जनरल की बैठक ही नहीं हुई थी और स्थानीय संस्थाएं तो मर चुकी थीं कब की। प्रांतों में केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ा था। फ्रांस की कई तरह की इकाइयों में बंट गया था। सीमांत प्रांतों ब्रितानी और प्रोवांस आदि में तो उनकी पुरानी संस्थाएं और कानून बने रहे। देश में लगभग 285 स्थानीय विधि प्रणालियां चलती थी। व्यापारिक दृष्टि से भी फ्रांस बटा हुआ था। स्थान स्थान पर चुंगी की सीमाएं बनी थी। नियुक्तियां अब योग्यता के आधार पर न होकर पैसे पर की जाती थी। जनता का तन मन धन पराधीन था। लेत्र द काशे जैसे वारंट ने कानून के महत्व की अंत्येष्टि ही कर दी। इस सड़े हुए राजनीतिक जीवन में गतिशीलता भी नहीं थी। संपूर्ण व्यवस्था एक व्यक्ति, एक परिवार और एक वर्ग के हित में बची थी। सभी समर्थ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में जुटे थे।
इस जर्जर और गतिहीन जीवन का सत्ताधारी पक्ष यथास्थितिवाद चाहता था। फ्रांसीसी समाज विघटित और विषम था। पादरी, क्लर्जी, सामंत, नोबल्स, तृतीय वर्ग, थर्ड एस्टेट में समाज बटा था। पादरियों की संख्या 1,30,000 और सामंतों की संख्या 1,50,000 थी। इस कैथोलिक देश में पादरी जनजीवन पर बुरी तरह छाए थे। पादरियों के पद भी क्रय विक्रय किए जाते थे। भूमि के स्वामी सामंत थे। ये दोनों वर्ग विशेषाधिकारों से संपन्न था। योग्य और संभ्रांत मध्य वर्ग की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी और सामान्य व्यक्ति तो नित्य अपमानित होता रहता था। किसान, श्रमिक और नौकरी पेशा लोग तृतीय वर्ग में आते थे। ये सामाजिक विषमता से कसमसा रहे थे। नागर लोग, जिनके पास कुलीनता के अलावा सब कुछ था, अत्यधिक घायल थे। गैर कैथोलिकों को सामान्य नागरिक तक नहीं समझा जाता था और प्रोटेस्टेंटों की शादी, संतान और संपत्ति की वसीयतों को वैधानिक मान्यता नहीं थी। विषमता दिनों दिन तनाव बढ़ाती जा रही थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लफेबर ने लिखा है कि फ्रांसीसी समाज का ढांचा सामंती था, परंतु आर्थिक शक्ति पूंजीपतियों के घर सिमटती जा रही थी। यह विसंगति वहां के आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। किसान भूमिहीन थे, लेकिन सामंतों की भूमि पर कृषि करने के लिए बाध्य थे। सामंतों की उपज में रुचि नहीं थी। कृषकों को भूमि कर, ताइये, धर्म कर, तिथे और नमक कर, गैबेल देना पड़ता था। नमक बिक्री पर राज्य का एक अधिकार था और करों की असमानता इतनी थी कि कहीं कहीं तो 30 गुने का अंतर पड़ जाता था। पादरी और सामंत कर मुक्त थे। कहा जाता था कि सामंत लड़ते हैं, पादरी पूजा करते हैं और सामान्य लोग कर देते हैं। द नोबिलिटी फाइट्स, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। कृषकों को नजराना भी देना पड़ता था और बेगार कार्य भी करना पड़ता था। वे जमींदारों को भी कर देते थे। फ्रांस का उद्योग 17वीं शताब्दी में समुन्नत हुआ। यह सली और कोलबैर के प्रयासों का फल था। मोसास ने लिखा है कि इस समय निर्यात विगत शताब्दी से 4 गुना बढ़ रहा था। औद्योगिक क्रांति के लक्षण प्रकट हो रहे थे, फिर भी वहां बेरोजगारी बढ़ रही थी। लियों, बोर्दों और पेरिस जैसे शहरों में बेकार एकत्र हो रहे थे। तस्करों और लुटेरों को बढ़ावा मिला। साल्वीनी ने लिखा है कि सामंत स्वर्ण जटित निकम्मे, गिल्डेड आइडिलर्स हो गए थे। शातोब्रियां ने लिखा है कि विरासत के त्रुटिपूर्ण नियमों के नाते किसी किसी को एक शिकारी कुत्ते, एक कबूतर और एक खरगोश के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। उधर व्यवसाय में विलास के लिए कर या ऋण वसूली भी की जाती थी। कहा जाने लगा कि ये लोग लौकिक आनंदों को भोगने में लिप्त थे और विनाश की ओर बेझिझक बढ़ रहे थे। ए वर्ड which has brought the art of sensuous enjoyment to its perfection and was going to ruin with a smile. राज्य का बजट
नहीं होता था। आय के अनुरूप व्यय की अपेक्षा व्यय के अनुरूप आय की नीति थी। 1666 से 1763 तक फ्रांस निरंतर युद्धों में लगा रहा। अमेरिकी मुक्ति संग्राम में 1776 से 83 तक उसने फौज भेजी, किंतु इनका व्यय वह नहीं उठा पा रहा था। देश का अर्थतंत्र संपूर्ण परिवर्तन चाहता था और पूंजीपति सत्ता को हथियाने के चक्कर में थे। मेरे बच्चों, वहां के कैथोलिकों का जीवन बैप्टिज्म से ही चर्च की धरोहर हो जाता था और चर्च की संपत्ति पर कर नहीं लगता था। चर्च जनता से दशमांश कर भी वसूलता था। मध्यकाल में असली ताकत सामंतों में होती थी। राजा नाम का बस होता था। वो सामंतों पर निर्भर था, क्योंकि उसकी ओर से सामंतों की फौजें ही लड़ती थी। सामंत कर मुक्त थे, किंतु अपनी प्रजा पर वे कर लादते जाते थे। कृषकों से उपज का एक भाग और कुछ जानवर जब चाहें मांग सकते थे। उनके पास आटा की चक्की, शराब की भट्ठी और तंदूर भी होते थे, जिसका वे कर लेते थे। कृषकों को भूमि बेचने पर 20% सामंतों को देना पड़ता था। शिकार पर सामंतों का एकाधिकार था और उनके शिकारी पशु तथा हजारों कबूतर फसलों को नष्ट भी कर देते थे, लेकिन उन्हें मारना मना था। फौज के प्रतिष्ठित पदों पर भी उन्हीं की नियुक्ति हो सकती थी। उनमें कुलीनता के प्रति सम्मोहन तो था, लेकिन कुलीन सामंत काफी कम थे। अधिकतर 2 ही एक पीढ़ी से रियासतदार बने थे। राजा पैसा लेकर पद और उपाधियां बांटता था। नव सामंतों से लोगों को चिढ़ थी। मध्य वर्ग इन्हें कर्ज देकर भी अधिकार विहीन था। विद्यार्थियों, परिवर्तन की संभावनाओं का क्षितिज तैयार किया फ्रांस के अमर दार्शनिकों ने। 18वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट की लहर आई। विचारकों का लक्ष्य था तर्क, उदारता और इंसानियत, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। यद्यपि कि वे क्रांति नहीं चाहते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परिवर्तन का आह्वान किया। एंगल्स ने लिखा है कि इस युग के वैचारिक लेखन को शानदार भौतिकवाद कहा जाएगा। अंतर वस्तु और रूप, कंटेंट एंड फॉर्म, दोनों दृष्टि से फ्रांसीसी आत्मा का असाधारण उत्थान हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशिया रिजीम यानी पुरातन व्यवस्था, यानी फ्रांस की क्रांति के जो तत्कालीन कारण थे, जिसके नाते वो क्रांति फट पड़ी, जो वहाँ की क्रांति के पूर्व की दशा थी, मैंने आपको बताई कि वो क्रांति क्यों हुई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विश्व इतिहास में शायद ही कभी विचारकों ने इतना बड़ा प्रभाव डाला हो जितना 18वीं शताब्दी के फ्रांस पर डाला था। मेरे बच्चों, 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति के काजेस, फैक्टर्स और पुरातन व्यवस्था पर ये आपको आज का अध्याय मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।